हेलो 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 व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रांजल, साक्षी, मेघा, यशु, रैबिट, दिया, निखिल, फटाफट कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, क्या मेरी ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आप तक क्लियर है? सर, प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स आर कमिंग सून। मोस्टली कल परसों में मिल जाएंगे। यस सर, ऑल गुड। सो दोस्तों, आज हम मिले हैं आप सबसे। सर, किस पर्पस के लिए? द पर्पस इज सिंपल। जो हमारी सीए इंटर ऑडिट की आरटीपी है, सितंबर 25 की जितने भी उसके नए क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट इस डिस्कशन में, क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट पेपर की डिस्कशन है, यहाँ पे सर मुझे आपकी पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए। यहाँ मुझे आपकी पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक कम से कम आप ऑडिट की बढ़िया वाली पढ़ाई कर चुके हो और कम से कम आपने 1 से 2 रिवीजन कंप्लीट कर ली है। डील डन डन सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो के साथ। और केस सिनेरियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको हमारा गेम पता है। सर, गेम क्या है? क्लास स्टार्ट करने से सारे अच्छे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है? एकदम बढ़िया बढ़िया अपनी अटेंडेंस लगाएंगे वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो एंड चैट बॉक्स में रेडी। देन लेट्स बिगिन विद द सेशन। कम ऑन एवरीवन। मुझे पूरी एनर्जी चाहिए, ठीक है? पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए, तभी मजा आएगा। ऑसम, वेरी वेरी गुड। अब सर केस सिनेरियो के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो पॉइंट है केस सिनेरियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस ऑडिटर वीर एंड कंपनी did not reply to the communication of Mohan and Associate, which fundamental principle of professional ethics is not followed by them? सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, यानी वो क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब अगर कोई इंसान इतना बदतमीज है, ठीक है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना बदतमीज है कि वो पुराने वाले का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो यहां पे ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, इंटीग्रिटी की, प्रोफेशनल बिहेवियर की, या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर? सबने एकदम सही जवाब दिया, प्रोफेशनल बिहेवियर की कमी है। यहां पे कोई भी बायसनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहां पे कोई झूठ बोलने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इंटीग्रिटी भी नहीं आएगा। बट प्रोफेशनल बिहेवियर की प्रॉब्लम है कि आदमी का जो बिहेवियर है वो बहुत खराब है, इसको रिप्लाई करना चाहिए था। कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तब यूज होता है जब आप अपने क्लाइंट या अपने एम्प्लॉयर को ठीक से सर्विस नहीं देते, तो वो पॉइंट भी हम यहां पे कंसिडर नहीं कर रहे। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। Auditor did not carry out the procedures. Auditor did not carry out any other procedures to justify management's treatment of the said tax matter under appeal in the financial statement. What is lacking on the part of the auditor? ये कह रहे कोई मैटर था, जो टैक्स मैटर था अपील के अंदर, उसके ऊपर ऑडिटर ने कोई खास प्रोसीजर नहीं करे। वॉट इज लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर इन सच सिचुएशन? अब सर अगर मैं टैक्स मैटर के बारे में बात करूं तो देखो क्या कहता है। ड्यूरिंग द ऑडिट मिस्टर ए अ पार्टनर रिलायड solely on the written representation letter to support the accounting treatment of certain tax matter which is under appeal, और इसके ऊपर इसने कोई भी एडिशनल प्रोसीजर नहीं करे टू वेरीफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट ट्रीटमेंट विच कैन रेज द कंसर्न रिगार्डिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर करता है, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं करता, तो इसके अंदर किसकी कमी है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। हमने जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई। सर, उई का क्या मतलब था? उई का मतलब था ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है? उसके साथ साथ हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था overlooking unusual circumstances या using inappropriate assumptions regarding nature, timing and extent of procedure। अब क्योंकि इसके nature, timing and extent of procedure inappropriate हैं, इसके अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की कमी है। तो आई थिंक सब बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। भाई 2-2 नंबर तो तुम ऐसे इकट्ठे कर रहे हो, क्या बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे।
Mr. A was requested to provide accounting and bookkeeping services to Simmi Private Limited. Identify the type of threat to independence which will be involved in acceptance. कह रहे हैं हम accounting and bookkeeping services देंगे. तो देखो क्या कहता है, Simmi Private Limited has recently appointed a new accountant who lacked proper knowledge of accounting standards. So the management requested Mr. A to assist with accounting and bookkeeping services. Mr. A declined the request, recognizing that such service can impact his independence. अच्छा, क्या मिस्टर ए कंपनी का ऑडिटर है? जल्दी से बताओ, क्या मिस्टर ए कंपनी का ऑडिटर है? तो कहते हैं मोहन एंड एसोसिएट्स वर ऑफर्ड द ऑडिट ऑफ सिम्मी प्राइवेट लिमिटेड. ड्यूरिंग द ऑडिट मिस्टर ए अ पार्टनर. कह रहे ऑडिटर से ही अकाउंट्स बनाएंगे. सर ये तो वही बात हो गई कि यशु पेपर लिख रहा है और यशु ही उसी पेपर को चेक कर रहा है. इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट. ये हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा. तो सीधा सीधा हम सबको पता है. क्या आप मुझे बता सकते हो 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज द टेक्निक टू रिमेंबर द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स? फटाफट. 1 2 3 4 गो एवरीवन. साफी, वेरी वेरी गुड. सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट, वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ आईसीआई. ठीक है, यहां पे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं आएगा. यहां कोई कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटिमिडेशन की बात नहीं हो रही. यहां पे आप अपना ही काम खुद चेक कर रहे हो, इसीलिए यहां पे आंसर आएगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट. वेरी गुड. अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे. मिस्टर राज इज कॉन्फिडेंट दैट द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय हिम are completely secure and there is no risk of any loss. Select the correct statement in this regard. सारे बच्चे बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहले ऑप्शन ए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस. उई माँ, ऐसा थोड़ी होता है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस. इट डज नॉट गारंटी कंप्लीट एक्यूरेसी. बिल्कुल सही है. नाइदर ए नाइदर बी गलत, बोथ ए बोथ बी गलत. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. मिस्टर ए वॉज प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑडिट फाइल इन द फिजिकल पेपर फॉर्म, बिलीविंग इट इज कंपल्सरी टू डू सो. कहता है हमको जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और फाइल करनी है वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म में बन सकती है. क्या मिस्टर ए की अंडरस्टैंडिंग सही है? मैंने कहा नहीं. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑडिट फाइल शुड बी केप्ट इन बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इन फिजिकल फॉर्म ओनली. इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ओनली. सबने एकदम सही जवाब दिया ऑप्शन सी. सर चाहे तो आप फिजिकल फॉर्म में रखो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. भैया 10 नंबर के एमसीक्यूज तो आपने सॉल्व कर भी लिए. ठीक है, 10 नंबर के एमसीक्यूज तो आपने सॉल्व कर लिए. जितने भी आरटीपी के एमसीक्यूज थे सारे के सारे डन डनाडन डन. ढेर सारी तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया. वेरी वेरी गुड. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की डिस्कशन करते हैं. While auditing Happy Private Limited, CAM reviews large number of invoices collected by the team. इसने ढेर सारे invoices वगैरह रिव्यू करने शुरू करे. Noticing कि इसमें से कुछ ही थर्ड पार्टी कंफर्मेशन थी. CAM reminds the team that simply having more documents does not ensure there is a strong audit evidence and explained that reliability या quality matters too. कहता है एक तो क्वांटिटी की बात कर रहा है, दूसरा क्वालिटी की बात कर रहा है. तो इसमें ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? चारों के चारों पॉइंट्स आ जाओ साथ में देखते हैं. सफिशिएंसी रिलेट्स टू क्वालिटी, एप्रोप्रिएटनेस रिलेट्स टू क्वांटिटी. अच्छा, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स आर ऑलवेज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. मोर डॉक्यूमेंट्स मीन्स मोर एविडेंस. सफिशिएंसी मीन्स क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मीन्स क्वालिटी. सर पहले तीनों ऑप्शंस एकदम गलत हैं. सही आंसर है ये. सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी. अब अगर तुम मेरे पास लाइव आई गए हो, ठीक है, तुम मेरे झांसे में आई गए हो, तो मैं तुमसे सवाल पूछ ही लेता हूं. ये सवाल आईसीआई ने जैन 25 एग्जाम्स में पूछा था. सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. जल्दी से बताओ वो 3 फैक्टर्स कौन है जिसपे सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड करती है? अब भी मजा आएगा ना बिडू.
रैबिट, अंकित, निखिल, नानू, माही, सुनील, वेरी वेरी गुड। सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन करती है? मिसेस करती है, यानी क्वांटिटी डिपेंड करती है मिसेस पे। मिसेस का मतलब था मटीरियलिटी, अगर ज्यादा मटीरियल एरिया है ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो। रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो। साइज एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, ज्यादा एविडेंस। स्मॉल होमोजीनस एविडेंस है, लेस एविडेंस। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की डिस्कशन करते हैं। As per SA 560, when after the date of audit report, after the date of audit report, but before the date of financial statements are issued, a fact becomes known to auditor. Had it been known before, it would have caused the auditor to amend the report. Auditor shall, जल्दी से बताओ 3 मैजिकल लेटर जो आप मैनेजमेंट के साथ जाके करते हो। हम मैनेजमेंट के साथ जाके क्या करते हैं? DDI, वेरी वेरी गुड सर। DDI का मतलब है डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट TCWG, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट। अगर हाँ, इंक्वायर, पूछो उनसे हाउ विल दे एड्रेस दिस मैटर। तो यहां पे सीधा सीधा आंसर बी आपका हो जाएगा, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCWG एंड डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। तो आपने जो चीजें नोट्स और क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, उन्हीं में से एमसीक्यू बन के निकलेंगे। ये चीजें हम अब तक सीख चुके हैं। लास्ट एमसीक्यू पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। सुप्रिया has taken a loan from a bank by pledging her national saving certificate. Oh, ये अच्छा एमसीक्यू है भैया, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं। Which is eligible for surrender. Loan account shows no signs of repayment delay and the bank confirms that adequate margin is available. कहीं ना कहीं अकाउंट में एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। लोन हैज टेक्निकली बिकम ओवरड्यू, लोन ओवरड्यू हो चुका है। बताओ इस लोन को कैसे क्लासिफाई करें? पहले कहता है एनपीए बताओ, दूसरा कहता है एनपीए मत बताओ बिकॉज एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है, तीसरा कहता है राइट ऑफ कर दो, चौथा कहता है डिपेंड करेगा रीपेमेंट हिस्ट्री पे। सबने एकदम सही जवाब बताया सर, ऑप्शन बी। अगर अकाउंट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की सिक्योरिटी पे है और उसमें एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है, हम इसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है। सर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अलावा भी आपने कुछ हमको इस केस में सिक्योरिटीज बताई थी। यस, मैंने आपको जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको केवीपी बताया था, किसान विकास पत्र, आईवीपी बताया था, इंदिरा विकास पत्र, और साथ ही साथ मैंने शायद से कुछ आपसे डिपॉजिट्स वगैरह की बात की थी। ठीक है, ये हमारे बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा, स्पेशल केस था ये। दिस वॉज द स्पेशल केस एनएससी। यस, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, फिक्स डिपॉजिट्स, अगर इनके अगेंस्ट कोई आपके पास लोन होता है विच इज इवन दो इफ इट इज ओवरड्यू, ठीक है, बट अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल है तो हम उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करते। क्या बात है यार, वेरी वेरी गुड। जल्दी से बता दो यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स डन 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 डन, फिर अपन डिस्क्रिप्टिव की ओर आगे चलते हैं। पानी के 2-2 घूंट भी लगा लो। शिवम कहते हैं सर इस बार पेपर कैसा भी आएगा। मुझे नहीं पता पेपर कैसा आएगा, बट अगर आपकी तैयारी है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ता पेपर कैसा भी आ जाए। डन सर, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर क्या कहता है? सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे, वेदर द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज करेक्ट। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आ जाओ। Mini and Associates Chartered Accountants were appointed as the auditor of Sin Limited, a construction company. During the audit, CA Mini, a partner of the firm, noticed the following. Mini ने कुछ बातें नोटिस करी। सबसे पहले मिनी देखती है कंपनी के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट इनके जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से कुछ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के रेवेन्यू इन लोगों ने रिपोर्ट करे हैं। दूसरी चीज ये देखती है कि जो कंपनी के एक्सपेंस वाउचर्स हैं, या तो वाउचर मिसिंग है, या फिर वो वाउचर हाथ से लिखे हुए हैं, या फिर उसमें ऑथराइजेशन नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इंटरनल कंट्रोल्स में दिक्कतें हैं? हाँ सर।
तीसरा पॉइंट ये कहता है कंपनी ने चेंज किया है अपने डेप्रिसिएशन मेथड को फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू डब्ल्यूडीवी मेथड विदाउट एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर की भी कमी है। ये मैटर्स कहीं ना कहीं ऑडिटर मैनेजमेंट के पास लेके जाता है और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आर्ग्यू करती है कि भैया ये ऑडिटर के स्कोप में नहीं है। तो एक बात तो पता चल गई, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है सर? दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट द स्कोप ऑफ द ऑडिटर। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको ऑडिटर का स्कोप बताया तो क्या ऑडिटर के स्कोप में हमने ये पार्ट कवर किया था कि जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो ऑडिटर के स्कोप में आएंगी? हाँ सर, all aspects of the entity which are related to financial statement will become a part of the scope of auditor। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो भी स्कोप का पार्ट बनती है। हाँ सर, ये भी बताया था। तीसरा मैंने ये भी सिखाया था कि जो डिस्क्लोजर वाला एरिया होता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है या नहीं, ये भी स्कोप का पार्ट होता है। हाँ सर, ये भी स्कोप का पार्ट होता है। तो आपको इन 3 एरियाज के बारे में लिखना है और बस इतना बोलना है कि जो मैनेजमेंट की कंटेंशन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, ये कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं जो जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था। सारे के सारे बच्चे एक बार बोर्ड पे फोकस करना, मजा आ जाएगा। आरटीपी का सेशन है, रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें हमने एक चार्ट बनाया था इंक्लूजन का। इंक्लूजन में मैंने कहा था ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले। दूसरा हम कवर करते हैं रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें आप देखते हो जो भी इंफॉर्मेशन एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है या फिर बाकी सोर्स डेटा में है, दैट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। कहीं ना कहीं वो रिलायबल और सफिशिएंट होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डेटा होने चाहिए। ठीक है सर। तीसरा हमने पढ़ा था प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ हम यहां पे क्या देखते हैं सर? वेदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक क्या करेंगे? डिस्क्लोजर में आता है सर प्रॉपर समरी। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? समरी, कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली समराइज द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कंसिडरिंग द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की जजमेंट के बारे में बताओ कि मैनेजमेंट कई जगह अपनी जजमेंट बनाता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे, एक इन्वेंट्री वाला, एक डेप्रिसिएशन वाला। वही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे उठाया। अब यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा सर? ऑडिटर बस इवेलुएट करेगा सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑडिटर विल जस्ट इवेलुएट द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो एकदम फ्लो में चलना, वापस बता रहा हूं। डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यानी जो इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3 और एएस में दे रखी है, यानी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब कितना डिस्क्लोज करना है ये मैनेजमेंट की जजमेंट होती है। सो प्रॉपरली समराइज्ड बाय द बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अब एग्जांपल दे देना मैनेजमेंट की जजमेंट का। अकाउंटिंग पॉलिसी, एक सही वाला एक गलत वाला। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ऑडिटर इसमें क्या करेगा? ही विल इवेलुएट द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब एक बार आईसीए का आंसर देख लो, आपको बढ़िया वाला मजा आ जाएगा। मेरे साथ सारे पॉइंट्स कवर करना एकदम पेशेंस के साथ। सबसे पहला पॉइंट, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। Audit of financial statements should cover all the aspects of entity which are relevant to the financial statements being audited। जो financial statement के लिए relevant है सिर्फ उन aspects को cover करेंगे। दूसरा हम cover करते हैं reliability and sufficiency of financial information। ये कहता है auditor should be satisfied that the information which is there in the entity's accounting records, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अलावा जो भी सोर्स डेटा होते हैं, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, दे शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। कम ऑन, ये तो वही बात हो गई ना, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट की जगह बस ये लोग रिलायबल लिख रहे हैं। ठीक है सर। अब कैसे पता चलेगा ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट और रिलायबल है? सर ये डिपेंड करेगा इनके इंटरनल कंट्रोल्स पे। तो हम कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करके चलेंगे। जल्दी से बोलो, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट की जगह क्या लिख दिया? रिलायबल। अब रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स पे। क्या सेकंड पॉइंट भी एकदम लॉजिकली क्लियर है?
क्लियर है सर। एंड थर्ड पॉइंट था हमारा फेवरेट, डिस्क्लोजर। मेक श्योर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी? जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स कहती है। अब डिस्क्लोजर का एक ही पर्पस होता है, टू प्रॉपरली समराइज द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करता है। क्या आंसर की फ्रेमिंग मीठी मीठी क्लियर है? क्लियर है सर। और आखिरी में कंक्लूड, मैनेजमेंट कंटेंशन इज नॉट करेक्ट। मैनेजमेंट की जो कंटेंशन है वो सही नहीं है। क्या तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? अगर हाँ तो फटाफट चैट बॉक्स में डन डनाडन डन। स्कोप ऑफ ऑडिट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब आ जाओ सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। इस वाले टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत टाइम से पेंडिंग है और मुझे ऐसा लग रहा है बस अब जल्दी आई से पूछने वाला है। एग्जामिन whether the viewpoint of CA Rohit is appropriate as per the relevant standard on auditing। कहता है relevant standard on auditing के हिसाब से बताओ रोहित का व्यू पॉइंट सही है कि नहीं। अब सर हमको रोहित का व्यू पॉइंट पता ही नहीं है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ मेरे साथ, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करते हैं। एवरीवन गेट रेडी। CA Rohit is doing the audit of Taste Limited, which is a food production company for the last 2 years। पिछले 2 साल से इस कंपनी का ऑडिट कर रहा है। Before commencing the audit for the year, he observed that the company has undergone a major shift in the product line by expanding into pharmaceutical। कहता है फूड प्रोडक्शन कंपनी थी, अब ये फार्मास्यूटिकल में घुस गई, दवाइयां बनाने लगी है। Based this, the company is now subject to new regulatory reporting and requirements। कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में भी चेंज आया है। These developments were not present at the time of accepting the initial audit engagement। जब आपने पहली बार ऑडिट एक्सेप्ट किया था ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, कंपनी पहले फार्मा की दवाइयां नहीं बनाती थी और इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती थी। रोहित इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो नीड टू इशू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। कहता है नया एंगेजमेंट लेटर नहीं देगा भैया, धंधा बदल गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बदल गई, क्या इसको नया एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए? हाँ, शुभम सर ने आपको 5 से 6 पॉइंट सिखाए थे। धंधा बदल गया, धंधा चलाने वाले बदल गए, धंधे के ओनर बदल गए। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने आपको सिखाया था कि देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, या फिर बाकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अगर चेंज आ जाए तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा। वही पॉइंट्स आपको यहां पे लिखने हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करके बस ऐसा बोल देना, बिकॉज देयर इज अ मेजर शिफ्ट इन द बिजनेस, न्यू एंगेजमेंट लेटर शुड बी एंटर्ड। तो आ जाओ मेरे साथ, सारे के सारे पॉइंट्स एक बार गो थ्रू करा देता हूं। सबसे पहले बोलो ऐसे 210 के हिसाब से, ऐसे 210 यानी ये 1 नहीं, आई है, आई फॉर एंगेजमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। रिकरिंग ऑडिट इज अ वन विच इज परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट ओवर द ईयर। कह रहे हैं हर रिकरिंग ऑडिट में हम असेस करते हैं, हम कहीं ना कहीं चेक करते हैं वेदर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द मैनेजमेंट अबाउट द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या एंटर इनटू अ न्यू एंगेजमेंट लेटर। हम वापस नया एंगेजमेंट लेटर कब एंटर करते हैं? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, सबसे पहले देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये तो पहला टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है, या फिर बाकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो गए, रिवाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तीसरे 3 पॉइंट्स क्या थे? धंधा बदल गया, धंधे के मैनेजमेंट बदल गई, धंधे के ओनर बदल गए। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, या फिर रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट। इसके अलावा हम कहते थे चेंज इन द लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, FRF और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। कोई भी 5 से 6 पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। देन जस्ट राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस इन 1 और 2 लाइन्स, और कंक्लूड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इतना बोलना है, व्यू पॉइंट ऑफ रोहित इज नॉट करेक्ट, कंपनी को नया एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर को भेज देना चाहिए। जो ऑडिटर है वो कंपनी को नया एंगेजमेंट लेटर भेजेगा। अब दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ये एक्चुअल में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था या लप्पू सा क्वेश्चन था? फटाफट बता दो भैया। इतनी तड़कती भड़कती चीजें करने के बाद
क्या ये एक्चुअल में मजेदार था या लप्पू सा क्वेश्चन था? एकदम लप्पू सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो क्लास में आपने मेहनत करी ना ये 5-6 पॉइंट याद करने की, फाइनली ये मेहनत आपकी आरटीपी में काम आ गई। ठीक है, और एग्जाम में भी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो भैया हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज मेसर्स केपीएम एंड कंपनी। सबसे पहले, हाउ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री कैन बी ऑब्टेन्ड। सर ये वही गोली वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये वही गोली वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले, अगर इन्वेंट्री मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना चाहते हैं अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडेंस। हम इन्वेंट्री काउंट पे जाके अटेंडेंस लगा देंगे। फिर सर कैबिन वाले 2 पॉइंट। गोली कैबिन में बैठ के क्या करता है? इवेलुएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट। जेठा अंकल का कॉल आया तो उठ के बाहर गया। हाँ सर, बाहर जाके उसने क्या किया? उसने कुछ इन्वेंट्री इंस्पेक्ट करी, कुछ इन्वेंट्री टेस्ट चेक करी। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड लास्ट में बस देखेगा जो एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट के रिजल्ट्स है, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट के रिजल्ट्स है, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यानी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो पहला पार्ट में तो कुछ था ही नहीं। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। हाउ इज द ऑडिटर सपोज टू डील when the attendance at the inventory count is impracticable। कहता है अगर मैं इन्वेंट्री काउंट जा ही ना पाऊं तो ऐसे केस में क्या होगा? एक लाइन में आंसर दूं तो भैया ऑल्टरनेट प्रोसीजर करो। ऑल्टरनेट प्रोसीजर करके भी एविडेंस नहीं मिलता तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर ऐसे 705। अगर इतना लिखने से नंबर मिल रहे होते तो फिर सर क्या ही बात थी। गेम है पूरा आंसर ढंग से फ्रेम करना, जैसा मैंने आपको क्लास में सिखाया था। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे? भूमिका बनाएंगे। हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा इम्प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो आप बोल सकते हो इम्प्रैक्टिकेबल तब होता है ड्यू टू द नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। लोकेशन भी ऐसी कि जाएगा तो सही, वापस नहीं आ पाएगा, यानी लोकेशन पोजेस थ्रेट टू द ऑडिटर। ठीक है सर, फिर बताओ क्या इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है? तो शुभम सर ने सिखाया था अगर गोली बोले कि जेठा अंकल बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आप बोलोगे ऐसे 200 कहता है मैटर ऑफ DTC, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट, दिस इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ ऑडिट प्रोसीजर, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। या फिर टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव एविडेंस, कम से कम हमको परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। फिर आओ काम की बात करते हैं। अगर एक्चुअल में इम्प्रैक्टिकेबल है तो क्या आप गिव अप कर दोगे? मैंने कहा नहीं, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑल्टरनेट प्रोसीजर। सारे बच्चे बताओ इसका ऑल्टरनेट प्रोसीजर क्या था? पोजीशन में आ जाओ। हाँ वही, subsequent sales prior purchase, subsequent sales of the purchases prior to the year end। यानी हम कहीं ना कहीं देखेंगे जो इन्वेंट्री पहले परचेज हुई थी प्रायर टू द ईयर एंड, उसकी क्या सब्सिक्वेंट सेल्स हुई, उससे एक अंदाजा लगेगा कि ईयर एंड पे क्या इन्वेंट्री थी। भरतनाट्यम वाला आंसर है। वेरी वेरी गुड। तो हम देखते हैं अगर अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, alternate procedure is inspection of the documentation of subsequent sales for the items which were purchased prior to the inventory count date। और आखिरी में मैंने सिखाया था अगर sufficient and appropriate evidence possible नहीं है तो क्या करेंगे? modify the opinion as per ऐसे 705। 705 के हिसाब से ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। एक बार सर ये वाला फ्लो वापस रिवाइज करा दो। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं करा देता हूं, 1 मिनट रुको। ये अभी हमने स्टैंडर्ड हाल ही में आई थिंक 3-4 दिन पहले अभी रेगुलर बैच में वापस कवर किया है। क्विकली एक बार इसको अपन कवर वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है?
जस्ट लुक एट द बोर्ड। 2 मिनट में वापस रिवाइज करा रहा हूं, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। अगर अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इन सम केसेस अटेंडेंस कैन बी इम्प्रैक्टिकेबल ड्यू टू द नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। लोकेशन ऐसी है कि इट पोजेज द थ्रेट टू द ऑडिटर। फिर बोलना परसुएसिव एविडेंस इज अ मस्ट। जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट सफिशिएंट टू से अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल। मतलब ऐसे 200 कहता है DTC, बोलो मेरे साथ, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट is not a valid basis to omit a audit procedure or settle for less than persuasive evidence। अब अगर एक्चुअल में इम्प्रैक्टिकेबल है तो गिव अप मत करना। चेक द सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ द प्रायर परचेज। इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ इन्वेंट्री परचेज प्रायर टू फिजिकल काउंट डेट, इससे आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल सकता है। बट अगर फिर भी ना मिले, जस्ट मॉडिफाई योर ओपिनियन। ये आपकी प्यारी सी समरी आ गई। फटाफट एक बार समरी देख लो। इम्प्रैक्टिकेबल ड्यू टू लोकेशन एंड नेचर ऑफ इन्वेंट्री। मैटर ऑफ DTC नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ प्रोसीजर, सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव एविडेंस। अगर एक्चुअली इम्प्रैक्टिकेबल है, चेक द सब्सिक्वेंट सेल्स ऑफ प्रायर परचेज, फिर भी एविडेंस ना मिले, मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर SA 705। दिल पे हाथ रख के बताना, क्या हर CA इंटर स्टूडेंट की बस की है इतना सारा एकदम फ्लो में याद रख पाना? नहीं सर, इसका रट्टा नहीं लगाया जा सकता। बट हां, जो बच्चा लॉजिकली फ्लो में चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेगा वही एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करेगा, और मुझे पता है यू विल डू इट। जल्दी से बताओ, मजा आ गया? सारे के सारे बच्चे बता दो मजा आया नहीं आया, फटाफट एवरीवन। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, तो ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं बताऊं ना, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। बट क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने सोचा वापस एक बार इसको RTP में आपके साथ ले लेते हैं। वेरी वेरी गुड। लर्न विद फन, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय CA रिमी एज पर द रेलिवेंट ऐसे। हमारा फेवरेट क्वेश्चन, ऑडिट प्रोसीजर पहचानो। अरे दीवानो, ऑडिट प्रोसीजर पहचानो। सबसे पहले verifying the fixed asset, she examined the factory equipment and verified the presence of each item। मुझे बताओ ये कौन सा प्रोसीजर आएगा यहाँ पे? विच प्रोसीजर विल कम जब आप फिक्स्ड एसेट की प्रेजेंस को वेरीफाई कर रहे हो? प्लीज टेल मी। असर्शन नहीं पूछ रहा, ऑडिट प्रोसीजर पूछ रहा हूं। वो मत बताओ जो तुमको आता है, वो बताओ जो ICI पूछ रहा है। वेरी गुड अंशु, गौरव, शिवम, अनुष, रैबिट अब सही जवाब दे रहे हैं। सर जो भी हमारे ऑडिट प्रोसीजर होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, AEIOU। ठीक है, 6 होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन और रीपरफॉर्मेंस। 3 और 3 6, लगभग अपने 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसीजर हो गए। ठीक है, अब हमको पकड़ना है इसमें से कौन सा आएगा। सबने एकदम सही कहा, सबसे पहले तो आएगा इंस्पेक्शन। ठीक है सर। दूसरे वाले में बताओ, टू वेरीफाई द अकाउंट्स रिसीवेबल शी सेंड्स बैलेंस कंफर्मेशन टू सम ऑफ द कस्टमर। सेकंड वाले में जल्दी से बताओ क्या आएगा? बैलेंस कंफर्मेशन टू कस्टमर्स। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वेरी गुड। CA रिमी examined the purchase invoices, contracts, authorization records to assess the validity of payments and approval process। इसने invoices, contracts को examine किया। ये कौन सा प्रोसीजर है? निखिल, अनुष, शिवम, अभिषेक, सबने एकदम सही जवाब दिया, इंस्पेक्शन रिटर्न्स। सर ये भी इंस्पेक्शन है? हाँ भैया, इंस्पेक्शन का मतलब सिर्फ फिजिकल एसेट्स की एग्जामिनेशन नहीं होती। जो आप रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हो वो भी इंस्पेक्शन होता है। मतलब इंस्पेक्शन में दोनों चीजें आती हैं, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन, साथ ही साथ फिक्स्ड एसेट्स की फिजिकल एग्जामिनेशन। बात समझ में आई? आई सर, वेरी गुड।
थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखो, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म्स बैंक रिकंसिलिएशन विच वॉज ओरिजिनली डन बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। अनुष, धीरज, अंकित, रचित, नीतीश, दीपंजन, वेरी गुड सर, दिस इज रीपरफॉर्मेंस। कई सारे नलायकों ने लिखा रिकैलकुलेशन। कोई अमाउंट कैलकुलेट हो रही है क्या यहाँ पे? है बैंक रिकंसिलिएशन बनाना इज अ प्रोसेस। जब आप प्रोसेस को दोहराते हो तो उसको रीपरफॉर्मेंस कहते हैं। जब मैनेजमेंट के द्वारा कैलकुलेट हुई अमाउंट को वापस कैलकुलेट करते हो तो उसको रिकैलकुलेशन कहते हैं। अच्छा सर ऐसा होता है? हाँ भैया ऐसा होता है। अब लास्ट वाले पॉइंट का सही जवाब बताना। She also checked the accuracy of the depreciation calculation made by the client। अब बताओ इसमें क्या आएगा? लास्ट वाले का आंसर रिकैलकुलेशन है कि जो मैनेजमेंट ने कैलकुलेट कर रखा है हम वापस कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। सो लास्ट वाले का आंसर विल बी रिकैलकुलेशन। इसका आंसर आएगा रिकैलकुलेशन। क्लियर है? Come on everyone, done 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 done। डन सर, वेरी वेरी गुड। अब सर ये जो प्यारी प्यारी टेक्निक है AEIOU, ये हमको किसने सिखाई? ये हमको सिखाई है टेक्निक मेरे टीचर नीरज अरोड़ा सर ने। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे थैंक यू नीरज सर फॉर दिस क्यूट क्यूट टेक्निक ऑफ AEIOU। जल्दी से। ऑसम। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आपको इसके साथ बस इसकी डेफिनेशंस लिखनी है, ये ऑलरेडी हम क्लास के साथ अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 4। अरे दीवानो अब तुम अजर्शंस पहचानो। अब तुम अजर्शंस पहचानो की जो 4 लाइनें दे रखी हैं इसमें कौन कौन सी अजर्शंस की बात कर रखी है। मैं तुमको भाई साहब दे रहा हूं वास्ता। सर किसका वास्ता? उसका वास्ता, जो तुम्हारी वो है ना उसका वास्ता तुमको, तुम चीटिंग नहीं करोगे। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। बिना चीटिंग के तुमको मुझे जवाब देना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द असर्शन दैट द ऑडिटर विल चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड रिलेट्स टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। बताओ कौन सी असर्शन है जिसको अकाउंटिंग पीरियड की चुल है? फटाफट बता दो मित्रों। सबने एकदम सही जवाब बताया सर, कट ऑफ। देखो लाइफ के अंदर जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना उनको कर दो कट ऑफ। और इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है उनको भी कर दो कट ऑफ। यानी जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे ड्यूरिंग द ईयर दैट शुड रिलेट टू दिस अकाउंटिंग पीरियड ओनली। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगी इसी अकाउंटिंग पीरियड की होगी, जो भी इसके बाहर की है उसको कर दो कट ऑफ। उसको हम कहीं ना कहीं कट ऑफ करके चलेंगे। सो द राइट आंसर इज कट ऑफ। वेरी गुड। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द पर्सोनल हैज बीन फुली अकाउंटेड। हमने सारे एम्प्लॉयज को कंसिडर कर लिया। माही, अभिषेक, आदित्य, रिदम, वेरी वेरी गुड। यहां पे सर बात हो रही है कंप्लीटनेस की। हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्लीटनेस। फिर सर इन्वेंट्री के केस में कहता है इन्वेंट्री हेल्ड बाय द एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एंटिटी। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू इन्वेंट्री है किसी और की, तेरे को रखता कोई और है। कहता है दैट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द एंटिटी। जो किसी और की इन्वेंट्री थी उसको मैंने अपना नहीं माना। तो मुझे बताओ इन्वेंट्री के केस में 4 असर्शंस क्या होती हैं? ERCV, एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। अगर इन्वेंट्री किसी और की है तो क्या मेरी उसके ऊपर राइट है? क्या मेरी उसके ऊपर राइट है? आंसर इज नो सर, आपकी राइट नहीं है। सो द राइट आंसर इज, यहां पे हम राइट की बात कर रहे हैं।
हम यहाँ पे राइट की बात कर रहे हैं तो सबने एकदम सही जवाब दिया। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, कंपनी की इसके ऊपर राइट नहीं है। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। जो कंपनी की रिकॉर्डेड सेल्स हैं, दे रिप्रेजेंट द गुड्स विच वर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर, ये वैलिड सेल्स हैं, एंड दे वर डिस्पैच्ड एंड इनवॉइस्ड इन द पीरियड। कहीं ना कहीं यहां पे जो मेन पॉइंट है, दिस इज वैलिड सेल। तो अगर मैं सेल की बात करूं तो 5 असर्शंस होती हैं, ओ सी ए सी सी। ओ का मतलब होता है अकरेंस, अकरेंस का मतलब होता है एक्चुअल में जो सेल है वो अकर हुई एंड वो एंटिटी को पर्टेन करती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं वैलिड कस्टमर, इसका मतलब एक्चुअल सेल्स है, इसका मतलब वैलिड सेल्स है। यस सर, दीज आर अ वैलिड सेल, दीज आर द एक्चुअल सेल। तो यहां पे सर क्या आएगा, यहां पे हम बात करेंगे अकरेंस की। हेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अकरेंस। अब एक बच्चा बोल सकता है सर यहां पे तो पीरियड भी लिखा है। भाई तुमको ना थोड़ी तो जजमेंट ये लगानी पड़ेगी कि आईसीआई किसके ऊपर फोकस कर रहा है। आईसीआई क्या अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर फोकस कर रहा है या फिर वो फोकस कर रहा है वैलिड कस्टमर पे। तो यहां आपको थोड़ी जजमेंट लगानी पड़ेगी, ये प्रैक्टिस से आती है। तो कहीं ना कहीं यहां पे समझ आ रहा है ये वैलिड कस्टमर पे फोकस कर रहा है। सो द मेन फोकस इज ऑन द अकरेंस, कहीं ना कहीं अकरेंस आएगा। तो पहले का आंसर हो गया कट ऑफ बिकॉज द फोकस इज ऑन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। दूसरा हो गया कंप्लीटनेस बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। तीसरा हो गया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन दैट द कंपनी शुड हैव द राइट टू द एसेट, एंड अकरेंस का मतलब है दे हैव अकर्ड एंड रिलेट टू द एंटिटी। क्या असर्शंस वाला क्वेश्चन भी तुमने धूम मचा दी? जल्दी से बताओ, इज द असर्शंस वाला क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर? यस सर, डन डनाडन डन। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन। सबके चेहरों पे प्यार भरी मुस्कान। लास्ट न्यू क्वेश्चन ऑफ आरटीपी सितंबर 25। वैसे तो आरटीपी में ढेर सारे क्वेश्चन थे, बट क्योंकि हमने क्लास के साथ साथ सारे क्वेश्चन कवर कर लिए भगवान की दया से, तो हमारे पास बस इतना ही काम बचा करने को। दैट्स ऑल दैट वी हैड टू डू। JKL and Associates Chartered Accountant are the statutory auditor of Messrs IBS Bank Limited for the financial year 24-25. During the audit, they observed the following items were included under the interest income in the financial statement of bank. कहता है सबसे पहले अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज रिलेटेड टू अ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन वेयर द इंस्टॉलमेंट वाज ओवर ड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है, अपन बोलते हैं ना 2 तरह की क्रॉप्स होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। यस सर, ये कहीं ना कहीं ओवर ड्यू है 1 क्रॉप सीजन के लिए। तो क्या आप इसको एनपीए मानोगे या फिर स्टैंडर्ड मानोगे? सबसे पहले तो इसका जवाब मेरे को बता दो चैट बॉक्स में। व्हाट विल यू कंसीडर हियर? सर इट इज नॉट अ एनपीए। मैंने कहा क्यों? अगर आपको ध्यान रहे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के केस में एनपीए तब मानते हैं व्हेन इट इज ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। अगर आपका लोन ओवर ड्यू होता है 2 क्रॉप सीजन या उससे ज्यादा, तो हम उसको एनपीए मानते हैं। तो सर ये तो एनपीए है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड है। तो क्या 5 लाख रुपए इनको रिकॉग्नाइज कर लेने चाहिए? आंसर इज यस, रिकॉग्नाइज कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा क्या कहता है सर? दूसरा कहता है अमाउंट ऑफ 7 lakhs is related to an advance guaranteed equally by the government of India and government of Tamil Nadu। 7 लाख रुपए हैं जिसमें से 3.5 लाख कहता है मोदी जी की गारंटी है, एंड उसमें से 3.5 लाख रुपए कहता है किसकी गारंटी है? स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है। अब सर हम सबको पता है अगर मोदी जी की गारंटी होती है तो भले ही एडवांस इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तब भी हम इसको क्या मानते हैं? हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, ठीक है। वी ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड एसेट। बट जो इनकम होती है वो रियलाइजेशन बेसिस पे जाती है। इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस। स्टेट गवर्नमेंट के केस में हम इसको एनपीए ही मानते हैं और इनकम भी हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे जाती है। क्या ये बेसिक प्रोविजन सबको आते हैं? हाँ सर। तो 3.5 लाख रुपए का जो एडवांस है, पर ये सर क्वेश्चन में तो इन्होंने इंटरेस्ट इनकम लिखी है ना, क्वेश्चन में इन्होंने एडवांस अमाउंट तो लिखी नहीं है, इंटरेस्ट इनकम लिखी है। तो अगर इंटरेस्ट इनकम है 7 लाख रुपए की, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3.5 लाख दोनों ही रियलाइजेशन बेसिस पे होने चाहिए? अरे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3.5 लाख दोनों रियलाइजेशन बेसिस पे होने चाहिए? यहां तो इनकम की बात हो रही है ना, हमें क्लासिफिकेशन की तो बात करनी ही नहीं, इनकम की बात करनी है।
तो जो आपके 3.5 है दोनों रियलाइजेशन बेसिस पे जाएंगे। अब आंसर फ्रेमिंग में मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या रायता फैलाया, एक बार आ जाओ मेरे साथ देखो। प्रोविजन आप सही लिख दोगे, मुझे इतना पता है। तो ये कहता है, सबसे पहले बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन का मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का लोन। उसको हम एनपीए तभी बोलते हैं व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन। तो यहां पे जो इंस्टॉलमेंट है इट इज ओवरड्यू ओनली फॉर 1 क्रॉप सीजन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकाउंट इज नॉट क्लासिफाइड एज एनपीए। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5 lakhs कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो सर सिंपल सी बात थी, ये हमको समझ में आ गई। फिर आ जाओ नेक्स्ट प्रोविजन पे। अगर एडवांस की गारंटी मोदी जी लेते हैं, हम इसको एनपीए नहीं मानेंगे जब तक गारंटी इन्वोक होकर रेप्यूडिएट ना हो जाए। तो अगर गारंटी इन्वोक और रेप्यूडिएट नहीं हुई है, चुपचाप इसको स्टैंडर्ड एसेट क्लासिफाई करो, बट एनपीए मानो फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। यही अगर गारंटी स्टेट गवर्नमेंट की हो तो आप इसको एनपीए मानो, प्रोविजनिंग पर्पस के लिए भी, इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए भी। अब सर यहां पे इन लोगों ने, बदमाशों ने क्या किया ना, ऊपर इनकम बोल रखा है और नीचे एडवांस ट्रीट कर लिया। कहता है 3.5 लाख को तो एनपीए मानेंगे, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड विल बी 5 lakhs। तो ये 5 लाख की इंटरेस्ट इनकम तो इन्होंने रिकॉग्नाइज कर ली और एनपीए कहता है कुछ 3.5 लाख मानेंगे। कंक्लूजन में इन्होंने काम खराब ही कर दिया, ठीक है। तो आप कंक्लूजन को यहां पे इग्नोर करके चल सकते हो। वेरी वेरी रॉन्ग कंक्लूजन है इनका। आप बस इतना समझो, जो मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई ना, 7 लाख रुपए की जो इनकम है इसको आपने रियलाइजेशन बेसिस पे बुक करना है। फर्क नहीं पड़ता किसकी गारंटी है, इट विल बी बुक्ड ऑन रियलाइजेशन बेसिस ओनली। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्विकली कंफर्म इन द चैट बॉक्स। डन डनाडन डन। आईसीआई के बारे में कोई कुछ खराब नहीं लिखेगा भैया, ठीक है। पिछले जन्म ने कुछ आपने काम खराब करे, जो हमको ऐसे थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है इनकी तरफ से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी इस जन्म में हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, ताकि बढ़िया मीठा मीठा फल अपने को जिंदगी में मिले। डन डनाडन डन सर, वेरी वेरी गुड। सो दोस्तों, इसके साथ हमारा क्या होता है, इसके साथ हमारा जो गेम है ऑफ आरटीपी सितंबर 25 गेट्स डन डनाडन डन। ये जो आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है सर, ये हमको कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएंगी। इंटर के साथ साथ फाइनल की भी चीज़ें आएंगी, अब तो आप फाइनल में जाने वाले हो। बाकी एंड में बस मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अब जब आपने मेरे साथ आरटीपी के नए नए क्वेश्चन करे, एक बात तो रियलाइज हो गई होगी कि सर यूं ही डर रहे थे, हम यूं ही घबरा रहे थे आरटीपी को उठाने में। आरटीपी में ऐसा भी कुछ हाई फाई नहीं था, कोई हाई फंडू चीज नहीं थी। अब मैं एक बात और बता दूं, ये हाई फाई चीज या हाई फंडू चीज उसी बच्चे के लिए नहीं थी जिसने अच्छे से पढ़ रखा है। तो स्टार्टिंग में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर इस बार पेपर कैसा आएगा? तो ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो आपका ग्रुप 2 है उसमें 3 पेपर है, ठीक है सर, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम, तीनों में से किसी एक पेपर ने तो टफ आना ही है। और जो भी पेपर टफ आएगा, वो पेपर टफ ऐसे आता है कि उसमें भी कहीं ना कहीं 50-60 मार्क्स का, 60-70 मार्क्स का मैनेजेबल होता है। तो अगर आपकी तैयारी जीत की है, अगर आपने प्रॉपरली सारी चीजों को कवर कर रखा है, हर सब्जेक्ट की कम से कम क्लासेस के साथ साथ 2 से 3 रिविजन्स कर रखी है, सेल्फ स्टडी कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू विल परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स। एग्जाम्स कुछ नहीं है, वो बस आपको आईना दिखाते हैं कि आपके एफर्ट्स कैसे थे। तो भरोसा रखो अपने आप पे, भरोसा रखो अपनी मेहनत पे। जो आपने मेहनत करी है डेफिनेटली रंग लाएगी एंड यू विल डू वेल इन द एग्जाम्स, ठीक है। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, रैपिंग अप दिस सेशन राइट नाउ। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल फॉर मोर सच सेशन। अभी एमटीपी के भी हम आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे जल्दी, ठीक है। तो उसके लिए कनेक्टेड रहना एंड यस, हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, लगे रहो।